Hello student, myself Rajneesh. दिस इज़ द लेक्चर सीरीज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो ये अपने पास एंशियंट हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज है उसका चैप्टर 4 होगा। ठीक है, द आयरन एज सिविलाइजेशन। ठीक है, द आयरन एज सिविलाइजेशन, द ब्रोंज एज सिविलाइजेशन हैज़ फ्लोरिश्ड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एज द वेस्टर्न वर्ल्ड एज द फार लेस एडवांस एट द टाइम्स। क्या था कि जो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जो था वह वेस्ट ईस्टर्न पार्ट के वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में ना काफ़ी फ्लरिश हो रहा था, काफ़ी इंक्रीमेंटल हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था। लेकिन वही वेस्टर्न पार्ट अगर वर्ल्ड का देखें तो लेस एडवांस था। उस वक्त क्या था, इसका एडवांसमेंट कम से बहुत कम हो रहा था, द लेस एडवांस एट द टाइम्स। तो अराउंड 1200 BC द आयरन एज वाज फॉलोड द ब्रोंज एज। 1200 BC के करीब करीब ना आयरन एज का क्या कर रहा था, आयरन एज इज फॉलोड द ब्रोंज एज। तो एज ए टाइम देयर इज डिस्कवरी ऑफ द आयरन एज और दिस इज द माइल स्टोन्स एज द एंसेंट हिस्ट्री। जो आयरन का जो डिस्कवर था ना, एक तरह का माइल स्टोन था। तो डिस्कवरी ऑफ आयरन लीड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग टूल्स। जैसे आयरन का डिस्कवर हो गया तो आयरन से क्या हो रहा था कि जो टूल्स बन रहे थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टूल्स बन रहे थे, जैसे कि सिकल्स के, सोवेल्स के, स्पिट्स के। इससे क्या हो रहा था कि एग्रीकल्चर जो यूज करेंगे, जो वहाँ के लोग जो थे, जो अर्ली मैंस थे, वो क्या कर रहे थे, इसका यूज करके काफ़ी अच्छा क्या कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे। डेट्स वाई कि आयरन क्या कर रहा था, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फिर क्या कर, जंगलों को काटने के लिए कुल्हाड़ी बना रहे थे, एक्सेस का यूज़ कर रहे थे। तो ये क्या हो रहा था ना, डेट सॉ स्नेल्स। तो ये सब क्या कर रहा था कि आयरन के डिस्कवर होने से क्या हो रहा था, सिविलाइजेशन में और भी इंक्रीमेंटल हो गया, और भी इंक्रीज सिविलाइजेशन होने लगा, क्योंकि चीज़ें बनाना आसान हो रहा था। दे हेल्प्स इन द वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस। और ये क्या कर रहा था, अलग अलग ऑक्यूपेशन में हेल्प कर रहा था। दे हेल्प इन वैरायटी ऑफ, फॉर एग्जांपल एक्स हेल्प इन द क्लियरिंग ऑफ जंगल्स। वही जो मैंने बता रहा था कि जंगल को काटने में हेल्प कर रहा था। विच लीड लार्ज स्केल्स कल्टिवेशन। उससे क्या होगा कि अगर ज़मीन पे जो जंगल है उसको काट के कल्टिवेशन के लिए उस ज़मीन को यूज़ किया जाएगा। दे वेयर एंड द इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ सिटीज़। दे इंक्रीज नंबर ऑफ सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ बनाया जाएगा, टाउन्स बनाएंगे। उसमें लोग क्या करेंगे, शेल्टर्स होगा, लोगों को रहने के लिए होगा। अगर जंगल में, अगर जंगल को काट काट के लोग क्या कर रहे थे, घर बना रहे थे, एक हट बना रहे थे, टाउन्स बना रहे थे, सिटीज़ बना रहे थे, कल्टीवेशन अच्छा कर सकते थे, रोड बना रहे थे। तो ये क्या कर रहा है, ये सब चीज़ क्या है, सिविलाइजेशन हो रहा है, मतलब सिविलाइज हो रहे हैं लोग, सिविलाइज हो रहे हैं अपने आप को। दे बिकम अ सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड द क्राफ्ट। ट्रेड एंड क्राफ्ट का क्या कर रहा था, एक सेंटर बना रहे थे। दे बिकम द सेंटर ऑफ द ट्रेड एंड क्राफ्ट। मैनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी। जो बहुत सारा सिविलाइजेशन स्टार्ट या डेवलप हो रहा था वह समुद्र के आसपास ही डेवलप हो रहा था। द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेशन ऑफ द पीपल एंड द चेंज इन द टेरिटरी ड्यू टू द वार हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ट्रेड जो हो रहा था अलग अलग वर्ल्ड में ना, पूरे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के वर्ल्ड में ट्रेडिंग चालू हो रहा था। माइग्रेशन ऑफ द पीपल, पीपल माइग्रेट भी कर रहे थे डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। अलग अलग तरह से क्या हो रहा था, एक्सचेंजेस हो रहे थे आइडियाज़ की। इससे क्या हो रहा था कि जो पीपल इधर से, अगर कोई पीपल मूव कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं, तो उनका आइडियाज़, उसका उनका लैंग्वेज क्या हो रहा कि एक्सचेंज हो रहा था। दिस इज़ अ टर्न्स टू हेल्प द डेवलपमेंट्स ऑफ नॉलेज। इससे क्या हो रहा था कि दिस इन द टर्न्स हेल्प्स द डेवलपमेंट्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द आर्ट एंड द क्राफ्ट। आर्ट्स का, क्राफ्ट का, जो लोग यहाँ का लोग, अगर कोई क्या कर रहा था, कोई अगर ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ जा रहा था तो क्या हो रहा था, उसके अंदर को जो उसके पास जो नॉलेज था वो क्या हो रहा था, एक दूसरे में एक्सचेंजेस हो रहा था। आर्ट, क्राफ्ट। बार्टर सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ करेंसी। बार्टर सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसमें हम कहते हैं कि चावल के बदले गेहूँ ले लो, गेहूँ के बदले चावल, मतलब कुछ चीज़ें क्या कर रहा था, मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग था। कि अगर हम अभी भी गांव में अभी भी बार्टर सिस्टम देखने को मिलता है। आज तो ख़त्म हो गया कि हम आपको कुछ दे देते हैं और आप हमको बदले में कुछ दे दो। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर किसी के पास चावल है और उसको उसके पास क्या है कि उसको रोटी खाने का है, तो वो आटा एक्सचेंज कर लिया और चावल दे दिया उसको। तो क्या होता है, ये म्यूचुअल बेनिफिट की वजह से बार्टर सिस्टम को, ये एक बार्टर सिस्टम था जिसे हम क्या कर रहे थे कि एक्सचेंज कर रहे थे। अब ये यूज़ हो रहा था, करेंसी का यूज़ होना भी आयरन एज सिविलाइजेशन में हम देख रहे थे कि करेंसी का भी यूज़ होना अब चालू हो चुका था। आयरन एज इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द पेंटेड ग्रे वेयर। इट इज़ रेफर द सेरेमिक्स विच इज़ विन फायर्ड ग्रे। यहाँ पे जो पॉटरी बना था, पेंटेड ग्रे वेयर था, फाइन यहाँ पे, दैट इज़ विन अ फायर्ड ग्रे एंड द पेंटिंग विद अ ब्लैक डिज़ाइन। प्लेट्स, बाउल्स, बहुत सारा वेसल्स बन रहे थे जो कि पेंटेड ग्रे वेयर थे। बाउल्स बन रहे थे, प्लेट्स बन रहे थे। तो आयरन एज एक तरह का ना बोले तो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था आयरन एज विज द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में भी आयरन एज का एक फील्ड ऑफ लिटरेचर में ग्रेट अचीवमेंट था। जैसे पोएम्स, ड्रामाज, ग्रामर, हिस्ट्री,
जो सब क्या हो रहा था, रिटेन हो रहा था, वेयर रिटेन्स राइटिंग वॉज नॉट ओनली इन द यूज टू कीप द रिकॉर्ड, सिर्फ ये नहीं था कि रिकॉर्ड हो रहा था, इट इज़ बिकम अ मीडियम ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन ऑफ द आइडियाज़। तो राइटिंग सिर्फ ये नहीं थी, नॉट ओनली यूज फॉर द कीपिंग द रिकॉर्ड्स समथिंग दैट रिकॉर्डिंग्स की पूरा हम जो चीज़ें लिख रहे हैं, ये पोएम बना रहे हैं या लिटरेचर, तो ये नहीं, इट्स बिकम्स अ मीडियम टू सेल्फ एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन ऑफ द आइडियाज़। यहाँ से क्या हो रहा था, लिख के हम क्या एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट करना भी चालू कर चुके थे। द ग्रेट थिंकर्स रूट अबाउट द इनजस्टिस दैट वाज द प्रिवेंट इन द सोसाइटी। अब क्या हुआ, जब सोसाइटी बसती है, जब भी कभी क्या होता है कि अगर सोसाइटी बसेगा तो डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स हो दे, द पीरियड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजन। इसी समय ना बहुत सारे रिलीजियस भी डेवलप हो रहे थे। तो बहुत सारे जब डेवलप होंगे रिलीजियस, तो क्या होगा वहाँ पे, क्या होगा, इनजस्टिस क्या प्रिवेंट होगा, सोसाइटी के अंदर क्या होगा, एक तरह का भेदभाव भी क्रिएट होना चालू हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा था कि बहुत सारे थिंकर्स ना इनजस्टिस दैट्स प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, तो कुछ बुक लिख रहे थे इनजस्टिस के बारे में, इसके बारे में। द रिमेन्स सम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द आयरन एज हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक ग्रीस, रोमन्स, ईरान। एंशिएंट सिविलाइजेशन आयरन एज के समय में ना अलग अलग वर्ल्ड में भी देखा जा रहा था, जैसे ग्रीस में, रोमन्स में और ईरान में। डेवलपमेंट्स ऑफ आयरन हेल्प्स देम टू फ्लोरिश। तो डेवलपमेंट्स ऑफ आयरन उससे क्या हुआ कि इनकी सिविलाइजेशन में और भी इंक्रीमेंटल आया। इन दिस टेबल द गिवन बिलो द कंपेरेटिव द स्टडी ऑफ द ग्रीक, रोमन एंड द इरानियन सिविलाइजेशन। तीन तरह के सिविलाइजेशन को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि देख रहे हैं, जैसे कि सिविलाइजेशन, रिलीजियस, ऑक्यूपेशन और इन्वेंशन। जैसे कि ग्रीक में क्या था सिविलाइजेशन जब हो रहा था, रोमन सिविलाइजेशन में, इरानियन सिविलाइजेशन एट द टाइम ऑफ आयरन एज सिविलाइजेशन। जब आयरन एज के सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्क से बहुत सारे गॉड्स का यहाँ क्या हो रहा था, ग्रीक में बहुत सारे गॉड्स का पूजा हो रहा था, सुप्रीम्स गॉड्स मान रहे थे जीसस को। इसके बाद ना रोमन सिविलाइजेशन में ना विष्णुज, गॉड्स, जुपिटर्स, प्लैनेट्स, जैसे कि जुपिटर्स, मार्स, मरकरी, जूनो, इस टाइप के रोमन्स इंपायर में वर्कशिप कर रहे थे। इरानियन सिविलाइजेशन में इंद्र को, फायर को, जोरेस्ट्रिनिज्म, तो ये सब चीज़ों को, वायु को, फायर को, ये सब चीज़ का क्या हो रहा था, वर्कशिप होना चालू हो गया था। रिलीजियस को वर्कशिप कर रहे थे, गॉड एज ए गॉड, भगवान की तरह इंद्र भगवान को पूजा करते थे, फायर को, आग को, वायुदेव को, ये चीज़ें था। फिर ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो एज ए टाइम ग्रीक सिविलाइजेशन, तो एग्रीकल्चर इज़ मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप को बनाने का, शिप बिल्डिंग, ट्रेडिंग, स्क्रप्टिंग, पोएट्री, पॉटरी मेकिंग के लिए, स्कल्पचर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर, ये चीज़ें ऑक्यूपेशन था। फिर अगर इन्वेंशन की बात करते हैं तो कैलकुलेट कराते हैं द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, जैसे कि हम परिधि, इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब कि किसी अगर सर्कल का एक सर्कमफ्रेंस निकालते हैं, जैसे कि 2πr होता है, तो उसका क्या करते हैं हम ना, अर्थ का सर्कमफ्रेंस का खोज होने लगा कि अर्थ आखिर अर्थ का सर्कमफ्रेंस क्या है, उसका पैरीमीटर क्या है। सर्कमफ्रेंस इज पैरीमीटर, तो इसके पैरीमीटर कितने पैरीमीटर्स का है, कितने इसके बाउंड्रीज का पैरीमीटर्स है। मैप का ड्राइंग होने लगा, वर्ल्ड मैप्स का बन रहे थे, ओलंपिक गेम्स हो रहे थे, इन्वेंशन हो रहे थे। ये ग्रीक में सिविलाइजेशन हो रहा था। वही बात अगर हम करते हैं रोमन सिविलाइजेशन में, तो एग्रीकल्चर हो रही थी, ट्रेडिंग हो रही थी, फाइटिंग्स वॉरियर के बीच में। और इन्वेंशन की बात करते हैं तो कंक्रीट, वेस्टर्न सिस्टम, रोड्स, लैटिन नेम्स, मंथ, रोमन्स लॉज, तो ये सब चीज़ें था इन्वेंशन। फिर बात करते हैं ऑक्यूपेशन की बात, अगर इरानियन सिविलाइजेशन में तो ट्रेडिंग हो रही थी, वही शिप बिल्डिंग, क्राफ्ट्स, स्किल वेविंग, सिल्क वेविंग, सिल्क वेविंग, पॉटरी मेकिंग, मेटल वर्क, जेम कटिंग्स, तो ये चीज़ें था। फिर स्क्रिप्ट लिखा रहा था, डेकोरेशन हो रहा था प्लेसेस को गोल्ड से, सिल्वर से, प्रीशियस स्टोन्स, इवनी एंड द एवराई, तो ये सब चीज़ें ना इन्वेंशन हो रहे थे। इरानियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द आयरन एज और द आयरन के आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन्स, ये सब चीज़ें था। नाउ लेट अस द स्टडी अनदर इम्पॉर्टेंट आयरन एज सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन द इंडिया, दैट इज़ वैदिक सिविलाइजेशन। तो हम वैदिक सिविलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो वर्ड ऑफ वेदा जो था, ये हम एक और एज ऑफ आयरन एज सिविलाइजेशन दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, उस समय वैदिक सिविलाइजेशन था। जिस वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो वर्ड ऑफ वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज, मतलब जो वेदाज, वैदिक सिविलाइजेशन या वर्ड ऑफ वेदाज जो वर्ड है उसका, और उसका ऋग्स का मतलब होता है कि नॉलेज, टू नॉलेज। द नॉलेज ऑफ कंटेंस इन वेदास is the whole the mankind's, because of the terms of Veda, that's the period Indian history is called the Vedic period or the Vedas. They are the main source of the information about the period. तो ये 4 वेदास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वेद जो था, ये जितने वेद जो थे वो हिस्ट्री के एक वैदिक पीरियड, उसको हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं या वैदिक पीरियड बोलते हैं हिस्ट्री में, और ये मेन सोर्स था इन्फॉर्मेशन का इस पीरियड के समय का।
और 4 वेद की बात करते हैं हम लोग, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देयर इज़ 4 वेद, देयर आर 4 वेद ऋग्वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। The Vedic period was divided into the early Vedic period और the later Vedic period। और वैदिक पीरियड, वैदिक सिविलाइजेशन को भी अगर हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक तो अर्ली वैदिक पीरियड जिसमें सिर्फ ऋग वेद की बात होती है, अर्ली वैदिक पीरियड वी आल्सो रेफर एज ऋग वैदिक पीरियड, और लैटर वैदिक पीरियड में हम तीनों वेद की अलग, जो तीनों वेद है सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद, इसकी बात करते हैं। अगर हम 2 पार्ट में, अगर कोई ग्राफ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर ले तो अर्ली वैदिक पीरियड और लैटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में हम लोग ऋग वैदिक पीरियड के बारे में बात करेंगे, इसमें ऋग वेदा के बारे में बात करेंगे जो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड। एंड लैटर वैदिक पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, द रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांस, अरंक्यास, उपन्यास, ये सब ये सब लैटर वैदिक पीरियड में था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इपिक एज, और इसी को हम लोग इपिक एज भी बोलते हैं, ठीक है। ये सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांस, अरंक्यास, उपन्यास, तो ये सब चीज़ें था। ऋग वेदा की बात करते हैं तो ये ओल्डेस्ट वेदा था। इट इज़ ऋग वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेद था, जिसमें कंपोज 3500 ईयर्स एगो की बात करते, 35 साल पुराना। दे इंक्लूड more than 1000 hymens known as a sukata, which means the well said, and the composed of hymens are called themselves arankyas and their opponent is called dasas and dasyus। तो ये तुम्हारे पास ना दास या दासिस जो बोलते हैं, दासी या दासिस, इसको दासिस, दास और दासियुस बोलते हैं। जो ये जो तुम्हारे पास ना यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये ब्राह्मण्स जो लोग थे, वो क्या थे, वह पूजा पाठ करते थे या पूजा करवाते थे, ऐसे बोल सकते हो ब्राह्मण्स, तो वह सब थे। अरंक्यास जो जंगल में रहने वाले, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको वह जो लिखते हैं उपन्यास जो लिखा है, उपन्यास लिखता अरंक्यास, जो जंगल में रह के लोग, जो भी ऋषि मुनि जो लिखते हैं उसको अरंक्यास बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। पॉलिटिकल अगर कंडीशन की बात करते हैं तो ऋग वेदा में ना राजा की बात होती है। पॉलिटिकल कंडीशन की बात करते हैं कि ऋग वेदा मीन्स राजा, हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैटर वैदिक किंग्स। देखते हैं, सबको धीरे धीरे देखेंगे। दे नीदर हैड अ कैपिटल, सिटीज, प्लेस और द आर्मीज, और दे कलेक्ट नॉर दे करेक्ट टैक्सेस। लेकिन ऋग वेदा के समय में जो राजा थे ना, उसका ये मतलब नहीं था कि उनके पास एक कैपिटल है। दे नीदर हैड कैपिटल, उनके पास ना कैपिटल था, ना सिटी थी, ना प्लेस थे, ना कोई आर्मी थी, और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट करते थे। बट लेकिन यहाँ पे जो जो राजा भी थे, किंगशिप वाज नॉट ऑन द हेरिडेटरी बेसिस, और राजा भी जो बनते थे वो हेरिडेटरी बेसिस पर नहीं कि फादर का बच्चा, जो जिसके पिताजी राजा है उनके बच्चे ही राजा बनेंगे, नॉट, इट इज़ नॉट ऑन द हेरिडेटरी बेसिस, बट इट वॉज इन द लैटर वैदिक पीरियड। लेकिन वही लैटर वैदिक पीरियड में देयर वेर द नंबर ऑफ ए स्मॉल एंड द बिग किंगडम, और वेर द किंगशिप वॉज हेरिडेटरी। लेकिन वही लैटर वैदिक पीरियड में जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के समय, और ब्राह्मण्स और अरंक्यास के समय क्या हो रहा था, यही चीज़ें ना, क्या हो रहा था, लैटर वैदिक पीरियड के समय स्मॉल किंगडम बन रहा था। राजा के पास अपना एक स्टैंडिंग आर्मी होगा, उनके पास आर्मीज हो सकते हैं, वो टैक्सेस भी कलेक्ट कर सकते थे, वो किंगशिप फॉलो कर रहे थे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, द किंगशिप वॉज हेरिडेटरी। तो ये चीज़ें ना बदल रहा था। मतलब ऋग वेदा के समय देखो, एक अर्ली वैदिक पीरियड में और लैटर वैदिक पीरियड में कितना डिफरेंस था, पॉलिटिकल कंडीशन था, ठीक है। देन द किंग ऑफ द स्मॉल किंगडम, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी छोटा राजा, किंग ऑफ द कोई छोटे किंगडम, मतलब छोटा सा अगर कोई साम्राज्य है, उसका एक राजा है, तो दैट वाज कॉल्ड अ राजा। उसको, उसके किंग को ना, उसके हेड को, उस किंगडम के हेड को राजा बोलते थे। सम्राट, महाराजा, द सम्राट और द महाराजा कंट्रोल और लार्ज किंगडम। और जो कोई, जैसे कि अगर बात करते हैं कि अगर हम इंडिया लेवल पे बात करते हैं, तो इंडिया का अगर कोई स्टेट है तो उस स्टेट को ना, तो उसके अगर कोई किंगडम है तो डैट इज़ राजा। फिर उसके अगर पूरे सम्राट या पूरे स्टेट का जो किंगडम है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, तो ये सम्राट या महाराजा डेट कंट्रोल पूरे किंगडम्स, लार्ज किंगडम्स, डेट इज़, उसमें छोटे छोटे स्मॉल किंगडम आते होंगे, जैसे राष्ट्र, उसको, ये सारे छोटे छोटे किंगडम के राजा उसको बोलते थे सम्राट, महाराजा, ठीक है। द किंग वॉज असिस्टेड बाय द पुरोहित, और जो किंग जो असिस्ट होते थे, पुरोहित, मंत्री, सेनानी, कमांडर ऑफ द आर्मी, ग्रामनी, दैट इज़ हेड ऑफ द विलेज। तो किंग जितने भी असिस्ट कर रहे थे बाय पुरोहित, जो कि प्रशिष्ट मंत्री, मिनिस्टर, वो वहाँ पे क्या था, सेनानी था, कमांडर था आर्मी का, ग्रामीण, द हेड ऑफ द विलेज। द किंग कंसल्टेड द सभा एंड द समिति ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर, और राजा हमेशा कंसल्ट करते थे अपने राजा सभा और समिति में
एक सभा करते थे, कंसल्ट द सभा एंड द समिति टू ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर, जितने भी कि उस किंगडम्स के लिए, उस स्मॉल किंगडम के लिए जो भी मतलब कोई भी क्या बेनिफिट होगा, क्या उसके लिए अच्छा हो सकता है उस समाज के लिए। जैसे कोई भी, जैसे अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज की तरह, तो एक क्या होता है, पंचायत बैठता है तो एक सभा बनाया जाता है। उसमें क्या होती है, जो सभा का हेड होता है वह सबके प्रॉब्लम को सुनता है और फिर उस गांव में उस प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन निकाल के देता है। तो उसी तरीके से ना ये किंग जो है सो सभा ये समिति करता था और उस समय इम्पोर्टेंस मैटर्स पे। और फिर देखिए, किंग कंसल्ट द सभा एंड समिति ऑल द इम्पोर्टेंट मैटर। द सभा वाज ए स्मॉल बॉडी, और सभा की स्मॉल बॉडी ऑफ द सिलेक्टेड विलेज लीडर एंड द समिति वॉज अ लार्ज असेंबली वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग। सभा कभी बनाया जाता तो छोटे स्मॉल बॉडी रेड सिलेक्टेड ऑन द विलेज एल्डर्स, कि विलेज एल्डर्स के कि जो भी गांव के सबसे बड़े लोग जो होंगे, विलेज के एल्डर्स लोग होंगे, उनके बीच में बैठ के किंग्स को, राजा कंसल्ट करेंगे, वो लोग जो बोलेंगे उनकी बातों को देखा जाएगा। लेकिन समिति कभी भी होता था तो रिस्पॉन्सिबल पीपल्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मेकिंग, बहुत इसमें काफ़ी एल्डर्स लोग बैठते थे। और जब भी इसमें उस असेंबली में कोई पॉलिसी बनाना हो, कि कोई भी पॉलिसी बनाना हो कि किंग को, कि यहाँ पे ये जो रोड है या कुछ भी है किंग्स के अंदर ये रहेगा, या कुछ भी इस एरियाज़ का पूरा एरिया जो है कि किंग्स के अंदर है, राजा के अंदर रहेगा, यहाँ के लोग ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ का लोग ये नहीं कर सकते, कुछ भी जो किंग के जो राजा के ऊपर राजा डिसाइड करता था कि कैसे इस पूरे कैसा पॉलिसी बनाया जाए, जिससे कि एक तरह से वहाँ के रहने वाले जितने भी स्मॉल किंगडम के जितने भी पीपल्स हो, जो भी हो, उनको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से। द पावर ऑफ द किंग इंक्रीज इन द लैटर वैदिक पीरियड। अगर पावर की बात करते हैं तो किंग का पावर जो है सो इंक्रीज इन द लैटर वैदिक पीरियड में पावर जो होता है इंक्रीज हो रहा था। मतलब देख रहे हो कि एक समय क्या था कि यहाँ पे हेरिडेटरी रूल नहीं था एज ए ऋग्वेद के समय। तो इन द लैटर वैदिक पीरियड पावर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ किया। इसके पास अपना खुद का किंगडम हो रहा था, सभा समिति बना सकता था, मंत्री पे स्टैंडिंग आर्मी थी, तो ये चीज़ें था ना। तो ये हुआ क्या, इसे पावर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था। द पावर इंक्रीज इन द लैटर वैदिक पीरियड। द परफॉर्म्स ऑफ राजस्व एंड द अश्वमेधा यजांस। तो ये ना हॉर्स सेक्रीफाइस, इसको बोलते हैं कि राजस्व और अश्वमेध यज्ञ, ये सब जो है ना क्या है कि इन द लैटर वैदिक पीरियड के में परफॉर्म किया जा रहा था। ये होता क्या है कि हॉर्स सेक्रीफाइस की बात करें, राजस्व सेक्रीफाइस दे परफॉर्म बाय द किंग टू गेन द सुप्रीम पावर। इसमें राजा क्या करता है ना कि पूरे साम्राज्य, मतलब राजा क्या करता है कि अपने आप को सुप्रीम पावर मतलब एक तरह से सम्राट, कि हम इस पूरे जो है ना इस किंग का, इस सारे जितने भी छोटे छोटे किंगडम है उनका सबका हम सम्राट है, सम्राट राजा, कि सबका हम सम्राट है। तो एक तरह से क्या, जैसे कि भगवान राम ने क्या किए थे, एक बार समय राजसूया सेक्रीफाइस किए कि घोड़े को क्या करते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ, उसमें क्या हो रहा था कि डिक्लेयरिंग कर रहा था ये पावर ऑफ द वास्ट टेरिटरी, मतलब बहुत सारे टेरिटरीज में बहुत सारे स्मॉल किंगडम का एक राजा, जिसके अंदर बहुत सारे टेरिटरीज का एक ही राजा होगा। उसके बहुत छोटे छोटे किंगडम होंगे, छोटे छोटे राजा होंगे, लेकिन सब राजा का हेड जो होगा वह राजा होगा। तो उसको बोलते हैं सुप्रीम पावर, या बोलते हैं सम्राट, या सबका हेड राजा, या महाराजा, या सम्राट बोलो ऐसा। तो ये चीज़ें था उस वक्त के समय। तो उसके लिए ना एक यज्ञ होता था, उसको बोलते थे हॉर्स सेक्रीफाइंग। की राजा ना क्या करते थे कि घोड़े को क्या करते थे कि घोड़े के ऊपर झंडा, उस किंग का जो राजस्वयास्त या यज्ञ या अश्वमेध यजांश या यज्ञ करते थे, उनको क्या करता था, निकाल उसको रख के घोड़े पे झंडा को लगा के बाहर उसको निकाल दिया जाता था। और पूरे घोड़ा पूरे जहाँ जहाँ का वह घूमेंगे वह सारा एरिया जो हैगा उसके अंदर चला जाएगा। उसके द इंक्रीज इन द पावर द किंग रिजल्टेड इन डिक्रीज द पावर ऑफ सभा और द समिति। ठीक है। अब सोशल कंडीशन, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली। तो कोई भी अगर फैमिली का अगर बेसिक यूनिट की बात करते हैं, किसी भी सोसाइटी में अगर बेसिक यूनिट की बात करते हैं तो फैमिली, जैसे कि अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर में बात करते हैं बेसिक यूनिट, तो वो सेल होता है। सेम एज इट इज सोसाइटी का अगर कोई बेसिक यूनिट होगा तो फैमिली होगा।
द एल्डेस्ट मेल मेंबर्स वाज द हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली, और जो एल्डेस्ट मेंबर होंगे, जो सबसे बड़े मेंबर्स होते हैं मेल मेंबर्स किसी फैमिली के अंदर, अगर किसी जॉइंट फैमिली में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ही वाज नोन एज गृहपति, उनको गृहपति बोला जाता था उस समय इन द टाइम ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इन, ठीक है। ओमन वाज हेल्ड इन द ग्रेट रिस्पेक्ट, ओमन को भी काफ़ी ग्रेट रिस्पेक्ट दिया जाता था उस वक्त एज ए टाइम ऑफ ऋग वैदिक पीरियड और टाइम ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। तो दे वर एजुकेटेड, और ये एजुकेटेड वोमेन, दे वर एजुकेटेड वोमेंस लाइक अपाला एंड घोषा। उस वक्त की अगर एजुकेटेड वोमेन थी तो अपाला थी, घोषा थी, ये इवन कंपोज हाइमन्स, और ये लोग ये जो थी वो हाइमन्स भी कंपोज करती थी, ठीक है, ग्रंथों लिखती थी। और जैसे होता क्या था कि अपाला और घोषा जो है ना, एक तरह की ऐसी फीमेल होती थी जिसको किसी तरह का एक स्किन डिजीज हो जाता था, जिससे अपाला को एज ए टाइम अपाला उसको बोलते थे, जो फीमेल ऐसी फीमेल जिसका शादी हुआ और उसको किसी तरह का स्किन डिजीज हो जाता था, तो उसके हस्बैंड उसको बाहर घर से बाहर निकाल दिया जाता था, तो वो क्या करती थी, आश्रम में या किसी संन्यास जीवन जीती थी, और किसी भगवान का पूजा करने के बाद उसको वह बीमारी ठीक हो जाता था, तब जाके वो क्या बनती थी, ऋषि बनती थी और हाइमन्स को कंपोज करती थी। उसी तरीके से घोषा और अपाला ये सब फीमेल थी जो क्या करती थी, हाइमन्स को कंपोज करती थी। द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वाज इसेंशियल इन ऑल द रिलीजियस सेरेमनीज, किसी भी तरह का रिलीजियस सेरेमनीज होता था उसमें वाइफ का पार्टिसिपेशन वेरी इसेंशियल था। द सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा, जो सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वर अननोन इन द अर्ली वैदिक पीरियड। एट ए टाइम ऑफ ऋग वेदा सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज जो था वह क्या था, एकदम से नहीं था, एकदम से ये सब ना अननोन, पता भी नहीं था, अननोन, उस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज के बारे में एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, बट द टाइम when they gain important in the latter Vedic period by as the status of the woman's decline। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड हम आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के टाइम में, तो यहाँ दिखा जाता है क्या कि लेटर वैदिक पीरियड के समय अंक्यास या ब्राह्मस इस सब के समय में देखा जाता है कि वुमन का पावर का स्टेटस डिक्लाइन करता है ड्यू टू द सती प्रथा एंड द चाइल्ड मैरिज। बिकॉज जो सती प्रथा में जो क्या होता था कि जो फीमेल, अगर किसी फीमेल का हस्बैंड डेथ कर जाते थे तो उन फीमेल के को भी उस हस्बैंड के अग्नि चिता में ही जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज की बात अगर करते हैं तो बच्चों का जो छोटी बच्चियाँ थी, बच्चियाँ को, लड़कियाँ को ना कम उम्र में ही शादी कर दिया जाता था, ठीक है। कुछ बात अगर हम देखते हैं डू यू नो में, तो द प्रिंसेस वे अलाउड टू चूज द हस्बैंड बाई द स्वयंवरा, जो रानियाँ थी उनके लिए स्वयंवरा का आयोजन किया जाता था, उनके पिता जो थे स्वयंवरा का आयोजन करते थे, उसमें उसके हस्बैंड का चूज होता था। जैसे कि भगवान राम का शादी हुआ था एज ए टाइम स्वयंवरा, जब सीता माता की फादर जो थे उन्होंने स्वयंवरा रखा था। सेम एज इट इज़ प्रिंसेस को अलाउ था कि अपना हस्बैंड चूज करें बाय द स्वयंवरा। चंडालज की बात करते हैं तो वह क्या था, अनटचेबल या पॉलिटिक्स एज ए रिगार्डेड माना जाता था कि कोई चंडाल्स है तो उनको ना क्या करते थे, दे आर व्यूरियल्स और दे आर स्क्रीमेशंस, दे हैड लिव आउटसाइड द विलेज, उनको घर से बाहर रखा जाता था, उसको डिस्कार्डेड किया जाता था यूटेंसिल से, और उनको ना वोर आयरन्स ऑर्नामेंट दिया जाता था, लोहे का ऑर्नामेंट्स बनाया जाता था, या क्लॉथ जो पहनते थे वो मरे हुए डेड पीपल्स का यूज करते थे। सोसाइटी को इसी समय सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया चार वर्ण में और कास्ट में, डेट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को, ये सब जो सोसाइटी को उस वक्त डिवाइड कर दिया गया। और देन आफ्टर ब्राह्मण्स जो था वो ब्राह्मण थे जो वो रिलीजियस मैटर को देखते थे, और क्षत्रिय का काम था प्रोटेक्ट करना पीपल को इंटरनल एक्सटर्नल हार्म से। वैश्य जो थे वो कल्टीवेशन का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे, क्राफ्ट्समैन का काम करते थे, क्राफ्ट्समैन्स थे। और जो शूद्र थे वो लेबर का काम करते थे, जो कि सर्व कर रहे थे उन एबव 3 क्लासेस को, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे, इन तीनों एबव क्लासेस को जो शूद्र था वो सेवा भी करते थे। दे आर द सर्वेंट ऑफ द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो ये चीज़ें था, ये 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया। लेकिन ये जो पीपल्स ऑफ डिफरेंट बर्न्स था या कास्ट बोले, डैट हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, ये तो अपने आप को क्या थे, फ्रीडम थे, इंटरमिंगल थे कि कोई भी अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर सकता था, मैरी कर सकता था एक दूसरे में, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन, वो अपना शादी भी कर सकते थे अलग अलग कास्ट के अंदर, या रिलीजन्स को भी चेंज कर सकते थे, या ऑक्यूपेशन को भी चेंज कर सकते थे कि ब्राह्मण का काम सिर्फ ही नहीं है, उसमें कोई भी वर्ण का लोग है, शूद्र भी क्या कर सकता था, पढ़ा सकता था या कुछ भी कर सकता था जो ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय का काम जो शूद्र का काम है वो क्षत्रिय भी कर सकते थे। तो ये दोनों आपस में या ऑक्यूपेशन चेंजिंग था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम को ना हेरिडिटरी माना गया और वेरी रिजिड कर दिया गया। वेरी रिजिड, नो वन कुड चेंज देयर ऑक्यूपेशन और द बर्न, कोई भी ऑक्यूपेशन को चेंज नहीं करेगा और
वंश को चेंज नहीं कर सकता, जिसका जो काम है। बट देयर आर मैनी एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द सोशल एरियाज, इकोनॉमिक डिफरेंस की वजह से क्या नॉट वेरी शार्प, ये बहुत शार्पली नहीं था। इवन द इन्फ्लुएंस द प्रिसिस्ट वॉज लिमिटेड। तो ये चीज़ें था कि लेटर वैदिक पीरियड में बहुत रिजिड था और सबके सब को अपने अपने ऑक्यूपेशन कोई चेंज नहीं कर सकता था। जैसे कि महाभारत में देखा गया, भगवान जो कर्ण था उसको क्या था, वह उसको ना तीर धनुष जो था वह धनुष बाण छूने नहीं दिया जाता था। तो ये चीज़ें था, ठीक है। तो उपन्यास की बात करते हैं तो डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम, और उपन्यास को ना, अगर उपन्यास की बात करते हैं, उपन्यास डिवाइडेड द मैंस लाइफ इनटू द 4 आश्रम, दैट इज 25 ईच ईयर्स, और 25 ईयर्स का हर 4 आश्रम में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला, द मैन हैड टू स्पेंड देयर 25 ईयर्स ऑफ द गुरुकुल इन ऑफ हिज लाइफ इन अ गुरुकुल वेयर देयर लर्न आर्ट ऑफ लाइफ एंड द रिलीजियस के बारे में, अपने जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मचार्य आश्रम, दैट दिस स्टेज वाज नोन एज ब्रह्मचार्य आश्रम। द सेकेंड स्टेज इज 25 ईयर्स वाज गृहस्थ आश्रम, when the man worked hard and got married and the raised the family during family क्या हो। तो ये दूसरा जो गृहस्थ आश्रम था, 25 साल के बाद वह जो भी आदमी होगा, मैन जो होगा, वह काम करेगा, शादी करेगा और फैमिली को बढ़ाएगा, राइज द फैमिली। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज दैट इज को वनप्रस्थ आश्रम, इसमें क्या करेगा, रिटायर्ड होगा और इंसान में आदमी जो है उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन में जाएगा, वनप्रस्थ आश्रम, और वह फॉरेस्ट में या मेडिटेशन करेगा, भगवान का पूजा करेगा। इन द लास्ट स्टेज दैट इज संन्यास आश्रम, और लास्ट स्टेज में संन्यास आश्रम होगा, जो ही लिव्ड लाइफ फॉर द कंप्लीट डिटैचमेंट एंड द स्पेंड हिज टाइम इन द प्रीचिंग। तो लास्ट स्टेज में संन्यास होगा। संन्यास वो अपना पूरे लाइफ को या पूरे फैमिली से सबसे डिटैचमेंट करेगा, अलग हटके, और भगवानों का पूजा का पाठ करेगा और प्रचार प्रसार करेगा इस तरीके से। ऑक्यूपेशन की बात कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन। ऑक्यूपेशन उस वक्त भी एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था पीपल के। दे यूज टू प्लॉग वेयर पुल्ड बाय द ऑक्शन, जो उस वक्त के बैल से खेती करना चालू हो गया। अब द वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन में बैल से खेती होते थे, जो ऑक्स होते थे उनको ऑक्सन बोलते हैं, बैल। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीपल्स इरीगेशन एंड द फील्ड ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल्स, और पीपल इरीगेशन भी करते थे खेतों को। कहाँ से? कुएँ से, कैनाल से, तालाब से, लेक से। दे ग्रू वेट बार्ले, राइस एंड बीन्स, यहाँ जो खेती होने लगा वो गेहूँ की, बार्ले की, राइस की, बीन्स की। एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेशन करने लगा, जैसे कि काउस, वूल, सीप, गोट, डॉग्स। आर्यंस ऑल्सो इंट्रोड्यूस हॉर्सेस इन इंडिया विच इज़ ब्राउड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। जो आर्यन जो थे वो क्या थे, इंट्रोड्यूस कर दिए थे हॉर्स को इंडिया के अंदर, जो कि फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से। कहाँ से लाए थे? फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दे डिस्कवरी ऑफ द आयरन हैड टू प्रोवाइड द स्ट्रॉन्गर टूल्स। आयरन की डिस्कवरी से यहाँ पे जो टूल्स बन रहे थे, प्लॉग बन रहे थे, सोबल्स बन रहे थे, स्पेड बन रहे थे, सॉ, स्नेल्स, टोंग्स। दे वेयर हेल्प इन वैरायटी ऑफ अदर क्राफ्ट्स लाइक पोएट्री, वेविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग। तो पॉटरी बनाने में, वेविंग करने में, कारपेंट्री बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, मेकिंग में हेल्प हो रहा था इससे। द आर्यंस वेयर एक्सपर्ट इन ट्रेड्स, आर्यन जो थे वो एक्सपर्ट थे ट्रेड के अंदर। दे वेयर मेनली कैरिड ऑन लैंड, दे यूज टू द बार्टर सिस्टम, द काउ वाज यूज टू बी द स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू, ठीक है। इसमें गाय को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड वैल्यू दिया जाता था। इन लैटर वैदिक पीरियड द क्वाइंस लाइक निस्का, कृष्णाला और यूज्ड, इस सब का तरह का क्वाइन जो है यूज होना चालू हो गया था। फिर इसका रिलीजन की बात करते तो अर्ली आर्यन जो थे वो वर्शिप कर रहे थे भगवान, गॉड रिप्रेजेंटिंग लाइक द फोर्स ऑफ नेचर, जो फोर्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ नेचर दैट इज इंद्र। वर्शिप ऑफ द गॉड ऑफ थंडर, मतलब जो थंडर स्टॉर्म्स या बोले तो जो बिजली कड़कती है, द इंद्र भगवान उसके गॉड है, इसलिए हम उसका पूजा करते हैं। वायु, हवा की, द गॉड ऑफ विंड्स। तो ये सब क्या है, फोर्स ऑफ नेचर्स के गॉड्स को रिप्रेजेंट किया गया फोर्स ऑफ नेचर से। जैसे हवा, वायु जो है गॉड ऑफ विष्णु, वायु जो है गॉड ऑफ विंड है। पृथ्वी, द गॉड ऑफ अर्थ। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। तो ये चीज़ें, सूर्य भगवान, द गॉड ऑफ द सन गॉड। तो ये मिल्क, घी, ग्रेन्स, फ्लेस वेर ऑफर द पार्ट ऑफ द सेक्रीफाइस बाय द यजांस। वहाँ पे जो यज्ञ करते थे तो उसको सेक्रीफाइस करते थे, सन, घी का, दूध का, ग्रेन्स का, इस सब चीज़ें का। अर्ली आर्यन जो थे डिड नॉट बिल्ड टेम्पल, जो अर्ली टाइम जो आर्यन जो थे वो टेम्पल्स को बनाने, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो यज्ञ हो रहा था बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, और नेचर ऑफ गॉड जो थे वो रिप्लेस बाय द न्यू गॉड्स, और नए गॉड से भी रिप्लेस होने चालू हो गए।
कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रामा, कृष्णा। लेटर वैदिक पीरियड में सॉ बर्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुज़म, और लेटर वैदिक पीरियड में ही देखा गया कि पीरियड 100 देखा गया कि बर्थ जो हो गया ब्राह्मणिज्म और हिंदुज़म का जन्म हुआ। यहीं से कास्टिज्म का सबसे बड़ा जन्म होता है, ब्राह्मणिज्म, हिंदुज़म। द लॉ ऑफ गॉड वाज मनु, द मनु स्मृति और मानव धर्मशास्त्र वाज रिप्रेजेंटेड बाय मनु, इट वाज द इम्पॉर्टेंट लॉ बुक ऑफ द हिंदूज। ये ना मनुस्मृति में हिंदुज़म के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, और इसमें ब्राह्मणिज्म को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया हुआ बुक है। इसको पढ़ोगे मनुस्मृति तो बहुत कुछ समझ में आएगा। अचीवमेंट की बात करते हैं कि क्या अचीवमेंट हुआ। द वैदिक लिटरेचर थ्रो द लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। जो वैदिक लिटरेचर में ना, वैदिक लिटरेचर जो है तो लाइट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। द आर्यंस यूज नो द यूज ऑफ आयरन, जो आर्यन जो थे वो जानते थे यूज नो द यूज ऑफ आयरन, दे यूज टू मेकिंग द स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड द वेपन्स। बहुत सारे स्ट्रॉन्गर टूल्स बना रहे थे यूज ऑफ आयरन की हेल्प से। तो ये चीज़ें था वेपन्स के। दे एक्स हेल्प्स इन क्लियरिंग जंगल, वही स्प्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर। क्राफ्ट्समैन, कारपेंटर्स के काम में, ब्लैक स्मिथी में काम करते थे, जो इसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथी शॉप एक्चुअल में जो होता है लोहार जिसको बोलते हैं। टैनर्स होते हैं। दे वर एबल टू डेवलप द क्राफ्ट्स, वेटल टूल्स, आयरन्स, वेपन्स के। स्पेयर हेड्स बना रहे थे, स्वाड्स बना रहे थे, सिल्ट्स बन रहे थे। हेल्प कन्क्यूरिंग द न्यू टेरिटरीज, राजा एक दूसरे में ट्रेड को हेल्प्स कर रहे थे। ये सब जो है जितने भी टूल्स थे इससे क्या कर रहा था, दूसरे टेरिटरीज को, दूसरे राजा से टेरिटरीज को कन्क्यूर करने के लिए हेल्प किया जाता था। हेल्प में काम आता था, लड़ाई झगड़े में ये सब चीज़ें हेल्प ज़्यादा यूज़ में आने लगा। मैथमेटिक्स वाज नोन एज अ गणित, उसको मैथमेटिक्स को गणित के नाम से जाना जाता है। इट इंक्लूड द अरेथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। अरेथमेटिक्स जान रहा था, ज्योमेट्री। वैदिक पीरियड में ही नॉलेज हुआ जीरो का, विद द हेल्प टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर। वैदिक पीरियड में नॉलेज ऑफ जीरो विच हेल्प टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर। दे ऑल्सो नो द डेसिमल सिस्टम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट, ये सब चीज़ का भी अचीवमेंट हुआ। एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आर्यंस का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अगर कुछ था तो एस्ट्रोनॉमी था, कि सैटेलाइट्स के बारे में, इस सब के बारे में। दे बिल्ड द मोमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, जितने भी हेवनली बॉडीज जो है सो मार्स, जुपिटर, तो ये सब एस्ट्रोनॉमी में आता है। तो ये सब के बारे में, हेवनली बॉडीज़ के बारे में स्टडी करना ज़्यादा इंटरेस्टेड था। दे नो अबाउट द मोमेंट ऑफ द अर्थ, कैसे अर्थ घूम रही है ऑन इट्स ऑन एक्सिस अराउंड द सन, या मोमेंट ऑफ द मून्स अराउंड द अर्थ। तो ये सब चीज़ें ना, इस सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। द आर्यंस कुड बी foretell solar and the lunar eclipse. The Vedic literatures prove that the Vedic civilization was quite advanced. The Vedic literatures prove the Vedic civilization was quite advanced. The peoples led the happy and the simple life. The cloth were made of cottons, wools, skins of the and the skin of the जो बनते थे स्किन ऑफ एनिमल से, कॉटन से, वूल से। जो और जो ऑर्नामेंट भी यूज़ करते थे। दे यूज मधु, हनी का यूज करना चालू हो गया। टुक द सूरा और सोमा एक तरह का सोरा और सोमा रस, जिसको आज हम लोग बोलते हैं अल्कोहल, इस टाइप का ना जो अल्कोहल होता है उसी टाइप का सूरा या सोमा का रस भी पान होने लगा। सो वहाँ पे चालू हो चुका था वैदिक सिविलाइजेशन के समय में ही। दे प्लेड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ फ्लूट, ड्रम्स एंड हार्प्स। यहाँ भी क्या हो रहा था, फ्लूट बजाना, ड्रम्स, यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ होना चालू हो चुका था। दे वर ऑल्सो फाउंड चैरेट रेसिंग डांस। तो यहाँ पे चैरेट का रेस बनाना, मतलब चैरेट्स का मतलब होता है कि जो रथ बनाना, रथ बनाना, जिसे घोड़े से जिससे रथ बनाते हैं उसको चैरेट्स बोलते हैं। डांसिंग, चलो देखते हैं कुछ। ये तो चैप्टर ख़त्म हुआ, अब कुछ हम कीवर्ड को देख लेते हैं। जैसे कि अरंक्यास जो सेक्रीफाई द ट्रेटिस बेस्ड ऑन द ब्राह्मण्स, वही अरंक्यास। बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस, हम बता ही रही है। ब्राह्मण्स का मतलब जो डेट इज़ द कमेंट्रीज ऑन द वेदास, ये ना कमेंट्रीज ऑन द वेदास। करेंसी की बात करते हो, मनी इन द जनरल इन द पर्टिकुलर कंट्री, अलग अलग करेंसी होती है। गुरुकुल की बात, जहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है, एजुकेशन लेता है, गिवन एजुकेशन वाइल लिविंग देयर ओनली। जॉइंट फैमिली, द पूरा फैमिली जो भी फैमिली में जो फादर मदर ग्रैंडफादर मदर, सब दैट इज़ जॉइंट फैमिली। द एक्सटेंडेड ऑफ द फैमिली अरेंजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ मैनी जनरेशन, जो बहुत जनरेशन, चाचा चाची, एक लॉन्ग जनरेशन, लंबा जनरेशन का फैमिली अगर टुगेदर एक साथ रह रहा है, दैट इज़ जॉइंट फैमिली। उपन्यास, दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द फिलोसोफर कंसेप्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब हम 5 MCQ उसको देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म करते हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेदा। ठीक है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यंस
आर्यंस का अगर मेन ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो आर्यन का सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, यहाँ पे एग्रीकल्चर ही होगा। आर्यन भी ऑक्यूपेशन का एग्रीकल्चर ही थे। चीफ गॉड ऑफ ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के समय जो चीफ गॉड माना जाता था तो वो इंद्र थे। द सुप्रीम गॉड्स वर्कशिप ड्यूरिंग द ग्रीक सिविलाइजेशन में सुप्रीम गॉड जिसको बोलते थे वह ज्यूस थे। और ज्यूस जो थे, अगर ग्रीक सिविलाइजेशन की बात में बोलो तो ग्रीक मैथोलॉजी में इसको ना क्या बोला जाता था कि ये ना एक रूलर थे, रूलर ऑफ स्काई बोल सकते हो, या थंडरिंग की बात बोल सकते हो, वही गॉड ऑफ थंडर या गॉड ऑफ लाइटनिंग बोल सकते हो। तो सेम एज इंद्र की तरह जब हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन में देखते हैं तो इंद्र को बोलते थे। सेम एज इज ग्रीक सिविलाइजेशन में क्या बोले तो ग्रीक मैथोलॉजी के समय ये ज्यूस जो थे उसको बोला जाता था एज ए सुप्रीम गॉड। ठीक है। हु कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ, दैट इज अ ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, आप बना लेना, और किसी तरह कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर उसमें रिप्लाई करते हैं हम आपको। ठीक है। थैंक यू।